नमस्कार। क्या आपने किसी मंच पर शाहरुख खान को अभिनय करते देखा है? क्या अपने ज़माने के मशहूर स्टार राजेश खन्ना या देवानंद को कभी थिएटर के मंच पर आपने देखा है? शायद नहीं। दरअसल इन्हें फिल्म तक लाने का रास्ता भी कहीं न कहीं रंगमंच ही बना। उनके भीतर छुपा अभिनय का वो हुनर कहीं न कहीं स्कूल कॉलेज के दिनों में रंगमंच ने ही दिया। लेकिन जब वो स्टार बन गए तो रंगमंच की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दरअसल रंगमंच के हजारों साल पुराने इतिहास को देखें तो उसमें सिनेमा के 100 सवा 100 साल बहुत छोटे पड़ जाते हैं और आज के दौर में कैमरे की चमक दमक और तकनीक ने अभिनय को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो क्या सिनेमा और रंगमंच का कोई रिश्ता है? रंगमंच या थिएटर की दुनिया ने कलाकारों को बनाने में कोई भूमिका निभाई है? क्या स्टार या कलाकार में कोई फर्क होता है? आज की अभिव्यक्ति में बात सिनेमा और रंगमंच के रिश्ते की और एक कलाकार को कलाकार बनाने में रंगमंच की अहमियत की। अक्सर कहा जाता है कि जो कलाकार थिएटर की दुनिया में आते हैं उनका मूल मकसद फिल्म या सुनहरे पर्दे पर खुद को देखना होता है। लेकिन आज के दौर में भी तमाम ऐसे थिएटर कलाकार हैं जो फिल्मी चमक दमक से तो दूर हैं, प्रतिबद्ध रंगकर्म के प्रतीक भी हैं। दरअसल हमें बचपन से सिनेमा के पर्दे या सिनेमा हॉल में चमकते दमकते सितारे प्रभावित करते रहे हैं, जो हमें एक सपनों की दुनिया में ले जाते रहे हैं। तमाम छात्र और युवा इसी आकर्षण और ग्लैमर की वजह से रंगमंच से जुड़ते हैं और एक ऐसा सपना देखते हैं जहां पैसा है, शोहरत है और स्टारडम है। लेकिन क्या रंगमंच की शुरुआत जब से हुई हमारा सिनेमा आ गया था? नहीं। ब्रिटानिका के मुताबिक रंगमंच की शुरुआत की अगर बात करें तो ये यूनान में संगठित तौर पर करीब 2500 साल पहले विकसित हुआ और एथेंस में जन्मे नाटककार सोफोक्लीज ने तमाम नाटक लिखे और खेले। वहाँ के दो और नाटककारों को इसका जनक माना जाता है, एशिलस और यूरिपाइड्स। लेकिन भारत में अगर रंगमंच की परंपरा की बात करें तो ईसा से करीब 200 साल पहले इसकी शुरुआत की थी भरत मुनि ने। वही भरत मुनि जिनके नाट्यशास्त्र को भारतीय रंगमंच का मूल आधार माना जाता है। दरअसल जब आप भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे तो यह बात साफ हो जाएगी कि उसमें अभिनय के साथ साथ संगीत, नृत्य, मंच सज्जा, भाव रस से लेकर संवाद तक के बारे में विस्तार से बताया गया है। आमतौर पर जब हम भारतीय प्राचीन ग्रंथों में चारों वेदों की बात करते हैं तो इससे अलग एक पांचवा वेद भी माना गया है और वो है नाट्यशास्त्र। इसे एक ऐसा माध्यम माना जाता है जो समाज को शिक्षा, नैतिकता और सांस्कृतिक चेतना देने का काम करते हैं। जाहिर है इतने साल पहले न तो तकनीक थी और न ही सिनेमा जैसी कोई सोच भी। वो तो कैमरे के विकास के साथ आगे बढ़ी और कैमरा बना 19वीं सदी में, यानी रंगमंच की शुरुआत से 2000 साल से भी ज़्यादा आगे आकर कैमरे के भी तमाम रूप सामने आए और इसी के साथ शुरू हुआ स्वांग का चित्रण, यानी आपकी जानकारी बढ़ाने और आपके मनोरंजन के लिए ज़बरदस्त साधन बनती गई फोटोग्राफी। मध्यकाल आते आते रंगमंच का विस्तार लोक नाट्य के तौर पर हुआ। इसमें धार्मिक कथाओं को स्वांग और अभिनय के जरिए पेश किया गया, जिसमें सबसे अहम थी रामलीला और कृष्ण लीला यानी महाभारत। इसने जनता तक बहुत गहराई तक पकड़ बनाई। बेशक आप इसे रंगमंच का लोकतांत्रिक विस्तार कह सकते हैं, जिसकी पहुंच सीधे जनता तक थी और बड़ी संख्या में लोग मनोरंजन या आध्यात्मिक आयोजनों के नाम पर इससे जुड़ते चले गए। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट का मकसद आपको रंगमंच की शुरुआती यात्रा के बारे में बताना नहीं, बल्कि सिनेमा से इसके रिश्ते की पड़ताल करना है। लेकिन यह जानना इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है ताकि समझा जा सके कि आखिरकार रंगमंच जैसी अद्भुत विधा पर सिनेमा का प्रभाव कैसे और क्यों पड़ने लगा और कलाकारों के भीतर ये जिजीविषा कैसे जागी कि रंगमंच को जरिया बनाकर वह सिनेमा की तरफ भागने लगे।
हालांकि वहाँ रंगमंच जैसी कोई बात नहीं है और वह शुद्ध व्यावसायिक मामला बनकर रह गया है। बोलता हूँ कि सिनेमा की जो दशा और दिशा है वो बिगड़ रही है। उसको वो दिशा पीछे जाने की है, आगे चलने की नहीं है। और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे लोग आए हैं जो अब बात भी करते हैं, लेकिन बात इतनी बैकवर्ड बात करते हैं, कम्युनलिज्म की बात करते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स की बात, बेशर्म की तरह बात करते हैं। फर्क ही नहीं पड़ता। आज यहाँ का एक बड़ा देशभक्त हो जाएगा, कल तंबाकू का ऐड करेगा और तंबाकू और उससे लिखा होता है कैंसर हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ये इतने बड़े मशहूर एक्टर हैं, इनका चलेगा। मतलब इथिक्स और प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट ऑफ एन आर्टिस्ट टुवर्ड्स इट्स ओन सिटीजन्स भी नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इट इज अ बबल जिसमें एक अलग ही वो दुनिया, वो एक अलग ताजमहल है। बिलीव मी, इट्स रियली लाइक अ ताजमहल। जब उस दुनिया में आप जाके देखेंगे, आपको वो जो हुआ था ना महाभारत में, वो फिसल गया था वो महल देख के, तो उसका मजाक किया था, वैसा ही हमारे साथ होता। हमें कहाँ गया, क्या हो रहा है ये। तो वो यथार्थ से बहुत दूर है, हकीकतों से दूर है, देश के दुखों और गमों से दूर है, स्ट्रगल से दूर है, उम्मीदों से दूर है। एक अजीब सी दुनिया है। तो क्या सिनेमा के विस्तार, इसके उद्योग बन जाने की प्रक्रिया और पैसों के खेल में कला कहीं पीछे छूट रही है? थिएटर की हमारी पारंपरिक पहचान कहीं अपनी अहमियत खो रही है? ऐसा कतई नहीं है। दरअसल अगर रंगमंच न हो तो सिनेमा महज तकनीक का माध्यम बनकर रह जाता है। आप गौर करें कि सिनेमा उद्योग की शुरुआत करने वाले फ्रांस के लुमियर बंधु हों या फिर अपने देश के दादा साहब फाल्के, सबका आधार कहीं न कहीं रंगमंच था। खासकर भारत में तो ऐसा ही रहा। फाल्के साहब बेशक तकनीकी मामलों के जानकार और भारत में सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्म बनाने वाले और फिल्म को उद्योग का दर्जा देने की कोशिश करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि अगर उनके पास तकनीक है तो उसका आधार कहीं न कहीं अभिनय, स्वांग या कहें कि थिएटर ही है, जिसे वे अपने तरीके से कैमरे में कैद कर आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वक्त बदला और आज देखिए कि तमाम बहसों और रंगमंच के अस्तित्व की जंग के बीच इस विधा ने नए नए प्रयोग किए। इसका संस्थागत रूप सामने आता गया और सिनेमा के लिए यह सीढ़ी का काम करता रहा। अब आप देखिए कि कैसे सिनेमा, साहित्य और रंगमंच एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। बड़े बड़े कलाकारों और यहाँ तक कि स्टार की बातें सुन लीजिए। वह यही कहते हैं कि रंगमंच ही अभिनय कला की आत्मा है और यहाँ से जो सीख मिलती है वह एक कलाकार को सही मायने में कलाकार बनाती है। बेशक बाद में यही कलाकार रंगमंच को अपना वक्त न दे पाते हों और पैसों की चकाचौंध में इस तरह फंस जाते हों कि उन्हें रंगमंच से ज़्यादा ज़रूरी कैमरे की चमक दमक लगने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे रंगमंच को कोई नुकसान हुआ है, बल्कि अगर इसे देखें कि नई पीढ़ी कुछ नई उम्मीदें लेकर आई है। इसकी बुनियाद आप बेशक पृथ्वीराज कपूर से भी मान सकते हैं, जिनके पृथ्वी थिएटर ने यह साबित किया कि पृथ्वी थिएटर से निकलकर, यानी वहाँ के मंच से होकर सुनहरे पर्दे का रास्ता जाता है। सही मायनों में पृथ्वीराज कपूर ही वो शख्स थे जिन्होंने सिनेमा को नई परिभाषा दी। पेशावर में जन्मे पृथ्वीराज कपूर का शुरुआती झुकाव रंगमंच की ओर ही था। मूक फिल्मों के दौर से लेकर बोलती फिल्मों तक उन्होंने अभिनय के कई रूप देखे। उनकी आवाज़ इतनी असरदार थी कि संवाद बोलने का उनका अंदाज अभिनय की मिसाल बन गया। मुगल आजम में अकबर की भूमिका हो या आवारा में जज का किरदार, हर जगह उनका थिएटर से निकला हुआ व्यक्तित्व दिखाई देता है। पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में पृथ्वी थिएटर बनाया और देश भर में घूम घूम कर नाटक किए। उस समय थिएटर केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का माध्यम था। दीवार, पठान और आहुति जैसे नाटकों के जरिए उन्होंने विभाजन, इंसानी रिश्तों और सामाजिक बदलाव जैसे विषयों को मंच पर उतारा। पृथ्वीराज कपूर मानते थे कि अभिनेता को पहले मंच पर तपना चाहिए। उनके अनुसार थिएटर अभिनेता को धैर्य, आवाज पर नियंत्रण
शरीर की भाषा और दर्शकों से सीधा संवाद करना सिखाता है। यही प्रशिक्षण आगे चलकर सिनेमा में गहराई पैदा करता है। भारतीय सिनेमा और रंगमंच के इतिहास में पृथ्वीराज कपूर एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने अभिनय को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। वे उस पीढ़ी के कलाकार थे जिनके लिए रंगमंच अभिनय की पहली पाठशाला था और सिनेमा उसका विस्तार। पृथ्वीराज कपूर की शख्सियत में थिएटर की अनुशासन प्रियता, आवाज की गूंज, संवाद अदायगी की गरिमा और सामाजिक सरोकारों की गहराई साफ दिखाई देती थी। यही कारण है कि वे केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय रंगमंच और सिनेमा के बीच एक मजबूत पुल माने जाते रहे हैं। पृथ्वीराज कपूर भी मानते थे कि रंगमंच आपको बेहतर संवाद अदायगी और साफ सही उच्चारण सिखाता है। मंच का अपना अनुशासन होता है, साथ ही मंच आप में टीम भावना पैदा करता है या समूह में काम करना भी सिखाता है। यहाँ आपको साहित्य और समाज के साथ साथ मनोविज्ञान को समझने में भी मदद मिलती है। सिनेमा के बहुत सारे कलाकार थिएटर की दुनिया से आए। इनमें सबसे मशहूर और सबसे पहले कपूर परिवार का ही नाम आता है। पृथ्वीराज कपूर के बाद राज कपूर, शशि कपूर और शम्मी कपूर ने भी रंगमंच पर अभिनय की परंपरा को आगे बढ़ाया। अगर कपूर खानदान से अलग देखें तो बलराज साहनी ने थिएटर के जरिए फिल्मों में यथार्थवादी अभिनय की पहचान बनाई। उनकी फिल्म 2 बीघा जमीन और गर्म हवा अपने आप में एक मिसाल है जिसमें उनका अभिनय संवेदनशीलता का उदाहरण माना जाता है। आज़ादी से पहले शुरू हुआ इप्टा का रंग आंदोलन एक ऐसा देशव्यापी प्लेटफॉर्म बना जिसने तमाम कलाकारों को एक दिशा भी दी और अनुशासन के साथ पूरे रंगमंच का गणित समझाया। आज़ादी के बाद से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कला और संस्कृति के लिए काम किया और इसे संस्थागत रूप दिया। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना करवाई और आगे चलकर यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था बना। उससे जाहिर है कि अपने देश में रंगमंच और कला संस्कृति को लेकर भले ही संवेदनशीलता और गंभीरता रही हो, लेकिन इसे सियासत ने समय समय पर बेहद प्रभावित किया। चाहे मनोहर सिंह हो, M.K. रैना हो, नसीरुद्दीन शाह हो या ओमपुरी, पंकज कपूर हो या मनोज वाजपेयी या फिर इरफान खान, ये सब कहीं न कहीं रंगमंच के मंजे हुए कलाकार रहे हैं और इन्हें निखारने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ज़बरदस्त भूमिका रही। इन कलाकारों ने दिखाया कि अभिनय केवल ग्लैमर नहीं बल्कि चरित्र की आत्मा को समझने की कला है। शबाना आज़मी, सीमा विश्वास, रत्ना पाठक, दीना पाठक, सुरेखा सीकरी जैसे तमाम कलाकारों ने रंगमंच की मजबूत पृष्ठभूमि से आकर फिल्मों में अभिनय की बारीकियों को उतारा। उनके अभिनय में मंच की गंभीरता और साहित्यिक समझ साफ दिखाई देती है। अब बेशक अभिनय के मायने बदल गए हों, तकनीक ने तमाम ऐसे बैठे बिठाए एक्टर बना दिए हों जिन्हें अभिनय के बारे में कुछ नहीं पता, वे सिर्फ कैमरा, लाइट और एक्शन जानते हों, जिन्हें आप स्टार तो बना सकते हैं लेकिन कलाकार नहीं। रंगमंच हमेशा से ऐसा माध्यम रहा है जहां किरदार में जीना, संवाद बोलने से लेकर भाव भंगिमाओं की गहराई सिखाई जाती है और यही वजह है जो आपको मजबूत पटकथाएं भी देती है, सामाजिक सवाल उठाने की हिम्मत भी और प्रयोग धर्मिता भी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी चकाचौंध के बावजूद रंगमंच आज भी अभिनय की सबसे विश्वसनीय पाठशाला माना जाता है। आज भी कई अभिनेता थिएटर से शुरुआत करना पसंद करते हैं क्योंकि मंच कलाकार को भीतर से मजबूत बनाता है। अलग अलग शहरों में साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में लगातार होने वाली गतिविधियों में से कुछ की झलक देख लेते हैं अपने इस सेगमेंट हलचल में। दिल्ली में रजा फाउंडेशन की तरफ से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज कविता श्रृंखला के 62वें अंक में 4 कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई। रजा फाउंडेशन के अध्यक्ष और कवि अशोक वाजपेयी ने कहा कि अब तक इस मंच से 168 कवियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़कर इस परंपरा को बरकरार रखा है। इस कविता पाठ में 3 शहरों के कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई।
जयपुर से नंद भारद्वाज, मुंबई से शैलजा पाठक और बोधिसत्व के साथ दिल्ली से राकेश रेणु ने अपनी कविताएं पढ़ी। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर फैजाबाद के मशहूर हिंदी दैनिक जनमोर्चा की ओर से प्रेस क्लब में हिंदी पत्रकारिता, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य विषय पर एक संगोष्ठी और व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी, अरविंद कुमार सिंह और शीतल पी सिंह, बलदेव राज गुप्ता, चंद्रेश्वर, वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन किया जनमोर्चा के संपादक सुमन गुप्ता ने। लखनऊ के कैसर बाग में पिछले दिनों मैं कृष्ण हूं नाटक का मंचन किया गया। आज के दौर में कृष्ण की जरूरत और उनकी नीतियों को दिखाने दर्शाने वाले इस नाटक में कई सवाल उठाए गए। वरिष्ठ रंगकर्मी चंद्रभाष सिंह के इस नाटक में कई युवा कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस नाटक के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कृष्ण को लोगों ने पूजा की वस्तु तो बना दिया, लेकिन उनके संदेशों को गहराई से आज तक नहीं समझा गया। इसके नृत्य का निर्देशन डॉक्टर उपासना दीक्षित ने किया। और चलते चलते आपको लेकर चलते हैं सियासत के रंगमंच पर, जहां एक कविता इन दिनों काफी चर्चा में है। पश्चिम बंगाल के चुनाव बेशक खत्म हो गए हों, भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के तृणमूल को खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी हों, इस बीच बंगाल की जुझारू नेता ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक पेज पर एक कविता शेयर कर हलचल मचाई है। हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी जितनी ज़बरदस्त राजनेता रही हैं, उतनी ही बेहतरीन एक कवि और पेंटर भी रही हैं। तो पढ़ते हैं ममता बनर्जी की ताज़ा कविता गिरगिटी का हिंदी अनुवाद गिरगिट, जो उन्होंने बांग्ला में अपने फेसबुक वॉल पर शेयर की है। गिरगिटों से भी ज़्यादा खतरनाक कुछ लोग इस बंगाल में अपना रंग बदल रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। उनका चेहरा अब सामने आ रहा है। अपने आर्थिक फायदे और स्वार्थ की खातिर खुद को मत बेचो। लोभ के साथ कितनी बार खुद को बदलोगे, चंचलता से कितना ऊपर उठोगे और कितना चाहोगे। खुद को क्यों बदलते हो? रक्त की धारा बह रही है, तुम्हारी चाल भी चल रही है। प्रकृति एक दिन सबका हिसाब लेगी। धैर्य रखो, सच्चाई उजागर होगी। जीवन का असली लक्ष्य क्या है? इंसानियत को समझो। लोभ के जाल में फंसकर मानवता को मत खो। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।